हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मासाइन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं B.Pharm फोर्थ सेमेस्टर का फार्माकोलॉजी फर्स्ट के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि 2018-19 का पेपर है। तो इससे पहले हम लोग ने देखा था जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का सॉल्यूशन हमने देखा था 18-19 का, और जो फार्माकोलॉजी फर्स्ट का जो 19-20 का सॉल्यूशन है हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बेसिकली सेक्शन ए के बारे में बात करेंगे, पार्ट फर्स्ट में आज फार्माकोलॉजी फर्स्ट का, जो कि 2018-19 का पेपर है ये, जिसका कोड BP 404T है। ठीक है, तो इसमें जो सेक्शन ए में 2 नंबर का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें है डिफाइन क्रॉस टॉलरेंस विद एग्जांपल। जो है टॉलरेंस, क्रॉस टॉलरेंस क्या होता है उसका एग्जांपल से हमको उसको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग टॉलरेंस क्या होता है। ठीक है, ए कंडीशन दैट अगर्स व्हेन द बॉडी गेट्स यूज्ड टू ए मेडिसिन, सो दैट आइदर मोर मेडिकेशन और मोर मेडिसिन इज नीडेड और डिफरेंट मेडिसिन इज नीडेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि बॉडी की आदत पड़ जाती है मेडिसिन लेने की। ठीक है, तो जब उसकी आदत पड़ जाती है तो और अधिक डोजेस की हमें मेडिसिन की आवश्यकता होती है, या किसी और दूसरे कैटेगरी की मेडिसिन की आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, उस मेडिसिन से उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं टॉलरेंस कहते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, नेचुरल, एक्वायर्ड एंड क्रॉस। तो इसमें हम लोग बेसिकली पूछा गया क्रॉस टॉलरेंस क्या होता है। तो क्रॉस टॉलरेंस देख लेते हैं। क्रॉस टॉलरेंस इज ए फिनोमेना दैट अकर्स व्हेन अ टॉलरेंस टू द इफेक्ट ऑफ ए सर्टेन ड्रग प्रोड्यूस टॉलरेंस टू अनदर ड्रग। ठीक है, तो इसमें एक ड्रग जो है दूसरी ड्रग पे क्या टॉलरेंस प्रोड्यूस करती है। इट ऑफ्टन हैपेंस बिटवीन 2 ड्रग्स विद सिमिलर फंक्शन और इफेक्ट। ये केस में होता है कि 2 ड्रग्स के बीच में होता है जिसका जो सिमिलर फंक्शन जो सिमिलर होता है और उसका इफेक्ट भी सिमिलर होता है। और टॉलरेंस दैट इज फॉर्म्ड थ्रू द कंटिन्यूड यूज ऑफ अनदर ड्रग विद सिमिलर इफेक्ट। जैसे इसका एग्जांपल जो है अल्कोहल है, तो हमारा क्रॉस टॉलरेंस हो गया यहाँ पे। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन ऑन एक्सक्रीशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ड्रग्स। तो इसमें क्या होता है कि एसिडिफिकेशन में हमारा यूरिन का होता है, उनका जब हमारा एसिडिक या बेसिक ड्रग एक्सक्रीट आउट होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, इसको हमें बताना है। तो इसमें हम कौन कौन सा पॉइंट लिख सकते हैं इसको देख लेते हैं। मोस्ट ड्रग आर आइदर वीक एसिड और वीक बेसिस, मतलब बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो वीक बेसिस की होती हैं और बहुत सारी ड्रग होती हैं जो वीक एसिड्स की होती हैं। तो इसमें क्या आगे पॉइंट लिख सकते हैं। इन अल्कलाइन यूरिन एसिडिक ड्रग आर मोर रैपिडली आयोनाइज्ड। जो हमारा अल्कलाइन यूरिन होता है उसमें क्या होता है कि एसिडिक ड्रग बहुत जल्दी से उसमें आयोनाइज्ड हो जाता है। इन एसिडिक यूरिन अल्कलीन ड्रग्स आर मोर रैपिडली आयोनाइज्ड। और जो एसिडिक यूरिन होता है उसमें क्या होता है, अल्कली ड्रग जो होते हैं हमारे बहुत जल्दी से उसमें आयोनाइज्ड हो जाते हैं। आयोनाइज्ड सब्सटेंसेस आल्सो रेफर्ड टू एज पोलर, जिसे हम पोलर भी कहते हैं। आयोनाइज्ड सब्सटेंसेस आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, सो डिजोल्व इन द बॉडी फ्लूइड्स मोर रैपिडली मोर रेडिली फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हमारा एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन, मतलब इसका जो एसिड एंड बेसिक ड्रग्स है, इसका एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन का हमारा जब एक्सक्रीट आउट होता है एसिडिक एंड बेसिक ड्रग्स, तो इसका इफेक्ट हो गया हमारा कि एसिडिफिकेशन जब एसिड का यूरिन तो क्या होगा उसमें कि अल्कलाइन ड्रग बहुत ज्यादा उसमें जल्दी आयोनाइज्ड हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अगला इसमें तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई एट्रोपिन इज कंट्राइंडिकेटेड इन ग्लाइकोमा। ठीक है, तो एट्रोपिन का यूज क्यों करते हैं ग्लाइकोमा में, तो इसको देख लेते हैं। द प्रोडक्ट शुड नॉट बी यूज इन द पेशेंट विद द क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि क्लोज एंगल ग्लूकोमा में इसका यूज नहीं किया जाता है। इट इज ऑल्सो कंट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद द नैरो एंगल बिटवीन द आइरिस एंड द कॉर्निया। तो इसमें जो नैरो एंगल होता है किसके बीच में, आइरिस और कॉर्निया के बीच में, उसमें इसका यूज किया जाता है उस पेशेंट में। ठीक है, तो सिंस इट में राइज इंट्रा ऑकुलर प्रेशर एंड पार्टिसिपेट ऑन एक्यूट अटैक ऑफ द क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ये क्या करता है कि ये राइज कर सकता है इंट्राओकुलर प्रेशर को। इंट्राओकुलर प्रेशर जब बढ़ जाता है या फिर इंट्राओकुलर प्रेशर में ही डिफरेंस के कारण में ग्लूकोमा होता है, तो क्या करता है, राइज कर देता है इंट्राओकुलर प्रेशर को, और जो उसमें पार्टिसिपेट करता है एक्यूट अटैक में। ठीक है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा में। तो हमारा हो गया एट्रोपिन का यूजेस में ग्लूकोमा में। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑन द डोज रिस्पॉन्स कर्व फॉर एगोनिस्ट। ठीक है, तो इसके लिए जो मैंने कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट का डोज रिस्पॉन्स कर्व है एगोनिस्ट के लिए, उसका हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं हम, ड्रग कंसंट्रेशन लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हमारी एफिकेसी होती है। तो हमें एंटागोनिस्ट और जो कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट है या अगोनिस्ट है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो एगोनिस्ट क्या होते हैं, एगोनिस्ट आर द मॉलिक्यूल व्हिच बाइंड टू विद द रिसेप्टर्स टू प्रोड्यूस सेम एक्शन like a
ड्रग, मतलब जैसे हम जिसे जो रिसेप्टर से बाइंड करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, उसी की तरह सेम एक्शन शो करता है, तो उसमें एगोनिस्ट कहते हैं। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? एंटागोनिस्ट उसकी तरह सेम इफेक्ट शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसकी एफिकेसी जो होती है एगोनिस्ट की 100% होती है, इसकी पोटेंसी भी 100% होती है। और जो एंटागोनिस्ट है इसकी एफिकेसी तो 100% होती है। मतलब एफिकेसी का मतलब क्या है कि जितना रिसेप्टर उसमें बाइंड करते हैं, जैसे ये हमारा रिसेप्टर है, ये हमारा रिसेप्टर हो गया, और ड्रग आके अगर इतना ही बाइंड कर रहा है इसमें, तो ये एफिकेसी इसकी कम है। और अगर बिल्कुल इसमें फिट बैठ जा रहा है लॉक एंड की मॉडल की तरह इसमें ड्रग, तो इसकी एफिकेसी मतलब 100% है, ठीक है। तो हमारी एफिकेसी हो गई। तो जितना रिसेप्टर बाइंड करता है वो तो हमारी एफिकेसी हो गई, और जितना एक्शन शो करता है बाइंड करने के बाद, तो हमारा हो जाता है पोटेंसी हो जाता है। तो इसमें भी देखना है कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में क्या होता है कि जो, तो ये हमारा हो गया एफिकेसी 0 से लेकर 100% तक, और ये हमारा हो गया ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसमें जो ड्रग कंसंट्रेशन है, पहला हमारा एगोनिस्ट इफेक्ट के लिए। एगोनिस्ट इफेक्ट में क्या होता है कि ये 0% उठता है और 100% इसका रिस्पॉन्स हो जाता है। पोटेंसी, एफिकेसी भी 100% है, उसकी पोटेंसी भी 100% होती है। और जो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के लिए, ये तो इसकी एफिकेसी तो 100% होती है, लेकिन इसकी पोटेंसी यहाँ 60% तक होती है, ठीक है। तो आप इसे इस तरह से बना सकते हैं जो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का डोज रिस्पॉन्स करवाए। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन इसमें है डिफरेंशिएट एडवर्स इवेंट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एई एंड एडीआर। तो इसमें देखते हैं जो एडवर्स इवेंट होता है एई और एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये क्या होते हैं। तो एडवर्स इवेंट में क्या होता है, एन एक्सपेक्टेड मेडिसिनल प्रॉब्लम्स दैट हैपेंस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विद ए ड्रग और अदर थेरेपी, ठीक है। तो इसमें जो होता है मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे किसी भी जो डिजीज में ट्रीटमेंट करते हैं किसी ड्रग से, तो इसमें जो मेडिसिनल प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसमें एडवर्स इवेंट कहते हैं। इट इज द अनडिजायरेबल इवेंट ड्यूरिंग और फॉलोइंग द एक्सपोजर ऑफ ड्रग बट नॉट नेसेसरीली कॉज बाय द ड्रग इट सेल्फ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे इसे अनडिजायरेबल होते हैं इवेंट, जैसे कि कोई ड्रग होते हैं पर्टिकुलर ड्रग, उससे कोई नेसेसरी नहीं होते किसी होंगे ही हमारे कोई मतलब पर्टिकुलर ऑर्गन पे कोई इफेक्ट होगा या कुछ भी होगा, ऐसा कोई जो नेसेसरी नहीं होता है। ये बस हो जाते हैं किसी अगर किसी अदर फैक्टर से, जैसे इसका एग्जांपल हो गया रैश। और जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है एडीआर, ये क्या, तो जो मेडिसिनल अनवांटेड मेडिसिनल अकरेंस आ जाती हैं हमारे जो ट्रीटमेंट होती है किसी भी पेशेंट का, जब ट्रीटमेंट करते हैं तो ड्रग यूज़ करते हैं, तो उस दौरान जो अनवांटेड मेडिकल अकरेंस आती है तो हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। बट विच मे नॉट हैव द कैजुअल रिलेशनशिप विद द ट्रीटमेंट, लेकिन उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, मतलब कोई जनरली ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रीटमेंट के दौरान हो, तो उसे हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है एनीमिया हो गया, किडनी डैमेज हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाई एट्रोपिन इज कंट्राइंडिकेटेड इन ग्लूकोमा। तो इसे हम देख ही चुके हैं कि हम क्यों इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें राइट द क्लिनिकल यूजेस ऑफ ग्लाइकोपायरोलेट एंड आइसोसक्सीप्रीन। तो इसका हमें क्लिनिकल यूजेस देखना है, इसको देख लेते हैं। तो ग्लाइकोपायरोल का मेडिसिनल यूज है, इसको देख लेते हैं। सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में इसका यूज किया जाता है। फ्रिक्वेंटली यूज इन एनेस्थेटिक प्रैक्टिस, यूज एज ए प्रिजर्वेटिव मेडिकेशन या प्रियोपरेटिव मेडिकेशन in order to reduce salivary and decrease acid secretion in the stomach. It may be used for the treating stomach ulcer, used in the treating asthma, ठीक है। तो अस्थमा में इसका यूज किया जाता है, स्टमक अल्सर में यूज कर सकते हैं, एसिड सिक्रेशन में यूज करते हैं, सैलिवरी को रिड्यूस करने में इसका यूज किया जाता है। ग्लाइकोपायरोल हो गया। अगला इसमें जो ड्रग है आइसोसक्साप्रीन। आइसोसक्साप्रीन का यूज कहाँ करते हैं, आइसोसक्साप्रीन बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड वैसोडाइलेटर्स। तो वैसोडाइलेटर्स में इसका यूज करते हैं। वैसोडाइलेटर्स इनकी द साइज ऑफ ब्लड वेसल्स, तो ये क्या करते हैं कि जो हमारे ब्लड वेसल्स का साइज जो है इंक्रीज कर देते हैं। आइसोसक्साप्रीन यूज टू ट्रीट प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर ब्लड सर्कुलेशन। तो जो हमारा पुअर ब्लड सर्कुलेशन होता है इसका भी यूज उसमें भी यूज किए जाते हैं। ये सॉरी नीचे है थोड़ा ही। इट में ऑल्सो बी यूज फॉर द अदर कंडीशन एज डिटरमाइंड बाई द डॉक्टर, मतलब ये भी और भी अदर कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं आइसोसक्साप्रीन का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे समाप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन इसमें डिफरेंशिएट माओ ए एंड माओ बी इनहिबिटर्स विद एग्जांपल। तो यहाँ पे माओ ए एंड माओ बी इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इसको हमें एग्जांपल से बताना है। तो माओ ए इनहिबिटर क्या होते हैं, माओ मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज ए जिसे हम कहते हैं, माओ ए हो गया। माओ ए इसका फुल फॉर्म होता है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज ए। माओ ए शोज ग्रेटर एफिनिटी फॉर हाइड्रोक्सिलेटेड एमीन्स सच एज द
नॉर एड्रेनलिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, तो इसके जो एफिनिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है इससे, जैसे हमारा नॉर एड्रेनलिन हो गया या सेरोटोनिन हो गया। माओ इनहिबिटर्स क्या है? माओ बी इनहिबिटर्स का फुल फॉर्म जो होता है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज बी होता है, और माओ बी शोज ग्रेटर एफिनिटी फॉर द नॉन हाइड्रोक्सिलेटेड अमीन्स। जो इसमें क्या है कि ये हाइड्रोक्सिलेटेड अमीन्स एफिनिटी प्रोवाइड कराते हैं। ये जो है किस एफिनिटी होता है इसका? जो नॉन हाइड्रोक्सिलेटेड अमीन्स है, जैसे बेंजिल अमीन एंड बीटा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया माओ बी इनहिबिटर्स। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्पेसिफिकली मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज ए इज इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन। ठीक है, तो इसके किसके ब्रेकडाउन में इसका यूज होता है? जैसे न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, सेरोटोनिन हो गया, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन हो गया। एंड माओ बी का यूज कहाँ करते हैं? माओ बी इनहिबिटर्स कैन हेल्प योर नर्व सेल्स मेक बेटर यूज ऑफ डोपामिन दैट दे हैव। ठीक है, तो ये डोपामिन का बेटर यूज प्रोवाइड कराता है माओ बी इनहिबिटर्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन इसमें, व्हाई प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन नेसेसरी ड्यूरिंग द सर्जरी। तो सर्जरी के दौरान हमें प्री एनेस्थेटिक में जो मेडिसिन से क्यों जरूरी होती है, इसको हमें लिखना है, डिफाइन करना है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स आर यूज टू बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक और सर्जरी। तो एनेस्थेसिया करने से पहले, सर्जरी करने से पहले हम किसका यूज करते हैं? प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स का यूज करते हैं टू इम्प्रूव पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट के कंफर्ट को इम्प्रूव करने के लिए, रिड्यूस पॉसिबल साइड इफेक्ट सच एज पोस्ट एनेस्थेटिक। ठीक है, तो इसको जो पॉसिबल जो साइड इफेक्ट हमारे उसको दूर करने के लिए इसका यूज करते हैं सिवरिंग रिलीफ पेन एंड इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द एनेस्थेटिक। तो इसके और कहाँ यूज करते हैं? जैसे जो पेन को रिड्यूस करने में इसका यूज करते हैं, और जो मैं इफेक्टिवनेस और एनेस्थेटिक्स का बढ़ाने के लिए इसका यूज हम करते हैं। तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे समाप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर द एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट। एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट क्या होता है, उसको हमें लिखना है। एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट आर ए ग्रुप ऑफ सिम्टम दैट कैन अकर इन पीपल टेकिंग एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन। जब हम एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन को लेते हैं तो ये हमारे जो साइड इफेक्ट है, एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है जो भी एंटीसाइकोटिक ड्रग को टेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? सिम्टम क्या है? सिम्टम ऑफ द एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट इंक्लूड एन एबिलिटी टू सिट स्टिल, इनवॉल्यूंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ट्रिमर्स, स्टिफी मसल्स एंड इनवॉल्यूंटरी फेशियल मूवमेंट। तो इसे हम जैसे इनवॉल्यूंटरी का मतलब क्या होता है? अनैच्छिक मोशन होगा हमारा फेशियल, जैसे गर्दन हिलती रहती है, ट्रिमर्स हमें कपकपी होती है, ये सब कंडीशन होती है। तो हमें क्या कहते हैं? कौन सा साइड इफेक्ट है? एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट। ये कब होता है? जब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का यूज करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी समाप्त होता है। अभी लास्ट क्वेश्चन इसमें सेक्शन ए में है, और डिफरेंशिएट नेचुरल एंड एक्वायर्ड टॉलरेंस। तो हमने टॉलरेंस में देखा था, जैसे पहले क्वेश्चन में टॉलरेंस में 3 प्रकार थे, नेचुरल, एक्वायर्ड, क्रॉस। हमने क्रॉस पहले ही देख लिया था। तो नेचुरल एंड एक्वायर्ड टॉलरेंस क्या होते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज द रिड्यूस्ड रिएक्शन टू ए ड्रग फॉलोइंग इट्स रिपीटेड यूजेस। तो ये हमारा नेचुरल टॉलरेंस है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा रिएक्शन होता है ड्रग का, उसे रिपीटेड यूज करते हैं तो हमारा नेचुरल टॉलरेंस में होता है। और एक्वायर्ड टॉलरेंस में क्या होता है? फिनोमिना वेयर ये ड्रग यूजेस बिकम फिजिकली एक्यूमुलेटेड टू पर्टिकुलर डोज ऑफ द सब्सटेंस। तो इसमें पर्टिकुलर डोज ऑफ सब्सटेंस लेते हैं तो हमें एक्वायर्ड टॉलरेंस अकर्स होता है। और नेचुरल टॉलरेंस में क्या है? इट कैन डेवलप व्हेन योर बॉडी इज रेगुलरली एक्सपोज टू ए मेडिकेशन। जब इसमें रेगुलरली बेसिस पे यूज करते हैं तो ये होता है हमें नेचुरल टॉलरेंस। एंड एक्वायर्ड में क्या होता है कि रिक्वायर्स इंक्रीजिंग डोजेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सेम इफेक्ट। तो उसे सेम इफेक्ट के लिए हम जब ऑर्डर को डिक्रीज करना पड़ता है, उसके जो डोजेज को इंक्रीज करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें एक्वायर्ड टॉलरेंस उसमें होता है। तो ये हमारा सेक्शन ही सॉल्व हो गया। यहाँ पे सेक्शन का सोल्यूशन मैंने देख लिया, फार्माकोलॉजी फर्स्ट का 2018-19 का सोल्यूशन में हमने सेक्शन ई को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।